इसको रिकॉर्ड कोई दिक्कत जी। सभी को मैं नवदुर्गा के इस पावन पर्व पर शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं आर्य रत्न श्री लखन जी आर्य को। भैया अब हमें कर दो ना, उस पर जहां तुम बैठे हो वहां हमें ले आओ ताकि सब लोग सुन लें, स्क्रीन पे लेके आओ। नहीं नहीं, स्क्रीन पर अभी फुल स्क्रीन आप हैं, इसको स्क्रीन पर आप लेके आएंगे तो लोग सुनेंगे। चलिए, मुझे मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? कोई बात नहीं। जी आ रही आप सोलो स्क्रीन आप अपनी किए हैं, वो सोलो स्क्रीन हटा करके सोलो स्क्रीन मेरी लेके आइए। जी जी जी। सोलो आपकी सोलो स्क्रीन है, पूरे उस पर आप आ रहे हो, इसको जरा ठीक करिए तब आए। या तो सबको बराबर ले लीजिए, जी सबको जी ले लीजिए। ले लिए ले हाँ, लिए। अभी नहीं लिया, अभी नहीं आया, अभी आपकी फोटो आने लगी। अच्छा अच्छा। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, जैसा है रहने देखो दीजिए। आज आने आप हमारी स्क्रीन पे सिंगल आप ही आ रहे हैं, सिंगल आप आ रहे हैं मेरी स्क्रीन पे। जी मेरी चलिए, सिंगल आप ही आ रहे हैं। तो आर्य रत्न शिक्षण लखनलाल जी आर्य, जो मौरानी के आर्य समाज के मंत्री भी हैं, उनका मैं आभार प्रकट करता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का सौभाग्य मुझे दिया है। अनेक लोग जुड़े हैं, उन सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वार्ता को प्रारंभ करता हूं। वस्तुतः मैं अपने को कई बार सोचता हूं, मुझे बाकी लोग भी कई बार बात करते हैं, जब मैं अपने चिंतन की बात लोगों से शेयर करता हूं, बांटता हूं, तो मुझे कई लोग कहते हैं कि कभी कभी कि आप आर्य समाज के बहुत नजदीक दिखाई देते हैं। मुझे यही नहीं समझ में आता कि आप आर्य समाजी हैं या आप सनातनी हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि देखिए, सनातनी और आर्य समाजी में केवल इतना अंतर है कि सनातनी, आपका जब सनातनी अपने आप को कहते हो तो रूढ़िवाद को ओढ़कर बात करते हो। आर्य समाज केवल इसी रूढ़िवादिता का विरोध करते हुए, जिसके कारण अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाकर बांटने का काम किया, उन्हीं रूढ़ियों को समाप्त करने का काम, उनको पूरी तरह से प्रक्षालित करने का काम ये आर्य समाज ने किया। और उस समय मुझे ऐसा लगता है कि आर्य समाज की महती आवश्यकता थी, और वास्तव में ऐसी स्थिति हो गई थी। मैं तो ये मानता हूं, मैं प्रारंभ करता हूं 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध, वो पहले तो संघर्ष उससे पहले भी हो चुके थे कई, लेकिन 1857 की क्रांति यह सारे इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन एक तथ्य उसमें अभी तक किसी ने कहने का साहस नहीं किया, वो ये, मैं सभी के चिंतन के लिए बात कह रहा हूं कि 1857 की क्रांति का दिन 31 मई 1857 ये तय हुआ था। 11 बजे का समय तय था, और उस दिन का आप अगर पंचांग निकाल करके देखें तो उस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग था और पुख्य नक्षत्र था। वास्तव में जिस तरह की तैयारियां हुई थी, इसके लिए जो प्रतीक निर्धारित हुए थे, आप सब जानते हैं कि रोटी और कमल ये प्रतीक चिन्ह तय हुए थे गोपनीय तरीके से। अब एक
प्रश्न उठता है कि आखिर 31 मई 1857 का यह दिन, 11 बजे का समय, प्रतीक कमल और रोटी, और सारी योजना कि जितना भी हिंदुस्तान के अंदर जो भारतीय सेनाएं हैं, उन भारतीय सेनाओं में ये संदेश चला जाए कि भारत माता को परतंत्रता की वेणियों से मुक्त करना है। अब ये कहीं ना कहीं तय हुआ होगा, लेकिन इतिहास इस पर मौन है। इतिहास कुछ भी नहीं कहता। आश्चर्य की बात है। इसीलिए जो अंग्रेजी इतिहासकार, एक और बात कहता हूं कि भारत के इतिहास को अधिकतर अंग्रेजों के माध्यम से कोट किया जाता है, और जिस अंग्रेजी इतिहासकार को फादर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है, एक दिन मैं उसका ऑटोबायोग्राफी वो उसका आत्मकथा जब मैं पढ़ रहा था, तो आत्मकथा में उसने स्वयं लिखा है कि मैं कभी भारत नहीं गया, मैंने कभी भारत के लोगों से मिला नहीं, मैंने भारत के शास्त्र नहीं पढ़े। लेकिन आश्चर्य की बात है कि हमारे देश के इतिहासकार भी उसी का उल्लेख करते हुए इतिहास की बातों को सच मानते हैं। अब आप कल्पना करिए, जो फादर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री है वो क्या लिख रहा है, और उसको लोग क्या मानते हैं, उसको किस तरह से उल्लेख करते हैं, यह आश्चर्य की बात है। उसमें 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं, गदर कहकर के संबोधित किया। और आश्चर्य की बात है कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों तक हम जैसे विद्यार्थियों को भी पढ़ने को मिला कि स्वतंत्रता का यह आंदोलन नहीं, बल्कि यह विद्रोह था, गदर था। लेकिन एक प्रश्न जो बार बार उभरता है और जो सहज रूप से आप लोगों से प्रश्न कर सकते हैं, आखिर ये जो 31 मई 1857 का दिन, 11 बजे, सर्वार्थ सिद्ध योग, पुख्य नक्षत्र, कमल रोटी, ये कहां तय हुआ? इस सारी योजना कहीं तो बनी होगी। अचानक मेरे हाथ में एक श्रद्धेय राम रंग जी, बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं दिल्ली के, राम रंग जी की एक पुस्तक 1857 की क्रांति पढ़ने को मिली, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से तथ्यों को खंगाला था। यद्यपि इस संबंध में उज्जैन के श्रद्धेय श्रीकृष्ण सरल जी ने भी बहुत काम किया। श्रीकृष्ण सरल जी ये प्रोफेसर थे उज्जैन में, और 27 वर्ष तक उस महान आत्मा ने उन सभी स्थानों का भ्रमण किया जिन स्थानों से क्रांतिकारियों का कोई भी संबंध था। और कई वॉल्यूम में, मेरे सबसे 6 वॉल्यूम हैं क्रांतिकारी कोश, ऐसा करके उन्होंने उसको छापा। और उन्होंने जो अपना आत्मकथन लिखा, उसमें एक शब्द लिखा कि ये अनंतिम है, इसको अंतिम ना माना जाए। मेरे 27 वर्ष के प्रयत्न में मैंने इन क्रांतिकारियों का जो इतिहास खोज पाया हूं, वो इतिहास मैं यहां उद्धृत कर रहा हूं। आपको कुछ पता चले तो मुझे बता दें, मैं उसको आगे जोड़ लूंगा, और आगे लोग इसमें जोड़ते रहें। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ी, और मैंने अनेक लेखकों को पढ़ना प्रारंभ किया। 1 वर्ष तक हमने एक कॉलम लिखा था दैनिक राष्ट्रबोध में, उसका काम करता रहा हूं, और उसमें
एक हेडिंग आपने देखी होगी, हमेशा लिखी रहती थी, बिना ढाल तरमार मिली आजादी कैसे गाए, बलिदानों से ही आजादी पाई गीत सुनाई। उसमें सारे क्रांतिकारियों का इतिहास एक वर्ष तक लिखा गया। उसी समय ये सारी बातें सामने आई तो पता चला कि 1857 की क्रांति के जनक कौन थे। और 1857 की क्रांति के जनक थे स्वामी बिरजानंद सरस्वती। ये बिरजानंद सरस्वती ये कौन थे? आप सब जानते हो, एक 1824 में गुजरात में पैदा हुआ एक युवक मूल शंकर, ये पहुंचता है जिज्ञासा लेकर के, गुरु का दरवाजा खटखटाता है। गुरु अंदर से आवाज देते हैं, कौन? बाहर से एक युवक की आवाज आती है, गुरुदेव मैं यही जानने आया हूं मैं कौन हूं। और वहीं से पूरी वो मूल शंकर जिसकी पूरे गुजरात में नहीं तो अपने क्षेत्र में एक अलग छवि थी, वो मूल शंकर अचानक हृदय के अंदर सन्यासी वृत्ति उत्पन्न होते हुए बोलता है, मैं यही तो जानने आया हूं। गुरुदेव कहते हैं अंदर आइए। और वहां से उनकी वो जीवन यात्रा प्रारंभ होती है, जिस जीवन यात्रा, वो विरजानंद सरस्वती। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में जो मैंने पढ़ा है राम रंजन की पुस्तक में, बड़े प्रमाण सहित उन्होंने उसको उद्धृत किया है। मथुरा के जंगलों में सन 1856 में एक बहुत बड़ा सर्वखाप पंचायत नाम से एक जमावड़ा होता है। आयोजनकर्ता होते हैं स्वामी बिरजानंद जी। वो आयोजन करता है उसके, और इस आयोजन में देश के जितने भी स्वनामधन्य क्रांतिकारी हैं ये सब के सब वहां उपस्थित होते हैं, लक्ष्मीबाई सहित सारे लोग वहां उपस्थित होते हैं। और वहीं पर यह तय होता है कि कब से क्या प्रारंभ किया जाए। दुर्भाग्य, अगर मंगल पांडे द्वारा आक्रोश में वो घटना न घटी होती, यद्यप मुझसे लोग इत्तेफाक नहीं रखते, कई बार लोग नाराज हो जाते हैं, ऐसा मत किया करो, ऐसा मत कहा करो, लेकिन मैं सच कहता हूं, व्यक्ति अपना बलिदान दे दे समझ आता है, लेकिन उस बलिदान का प्रतिफल ये हो कि हम हजारों वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक, क्षमा करिएगा, सैकड़ों वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएं, और कितने साल बाद 1857 की क्रांति और हम 1947 में आकर स्वतंत्र हुए। वो भी स्वतंत्रता कैसी है उसका वर्णन बाद में करूंगा, लेकिन 1857 में मेरा यह मानना है, मेरे अपने व्यक्तिगत विचार है, अगर धैर्य से काम ले लिया होता मंगल पांडे ने तो देश उस समय पूरी तरह से स्वतंत्र होता, अखंड भारत होता। लेकिन हुआ वो भी शहीद कहलाते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, देश के लिए शहादत दी है, समझ में आता है। लेकिन योजना बनाने वाला वो स्वामी बिरजानंद, जिन्होंने तय किया था कि 11 बजे देश की सारी सेनाएं ये एक साथ खड़ी होंगी विद्रोह करने के लिए, और पूरे भारत में जब सारी भारत की सेना खड़ी हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से ये हिंदुस्तान स्वतंत्र हो जाएगा। ये योजना आखिर बनाई किसने? ये योजना बनाने वाला था कौन? तो नाम आता है स्वामी बिरजानंद सरस्वती, जिन्होंने 1856 में मथुरा के जंगलों में सर्वखाप पंचायत के नाम पर एक बहुत बड़ा यज्ञ आहूत किया था, और उसमें सभी देश के जितने भी क्रांतिकारी थे उन सबको बुलाया था, और वहीं पर यह सारी योजना बनी थी। इतिहास ने इसको अलग करने का काम किया। क्यों किया? क्योंकि उन्हें इस पूरे
जितना भी ये क्रांति हुई थी उसको उन्हें सिद्ध करना था कि ये विद्रोह था, ये गदर था, ये कोई क्रांति नहीं थी। आज भी उसके बारे में वही चर्चा होती है, लेकिन मैं ये उद्घाटन कर रहा हूं और आज से जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं इस बात को जान लें कि वो सुनियोजित क्रांतिकारी आंदोलन था जिसको स्वामी बिरजानंद सरस्वती ने तय किया था। बिरजानंद सरस्वती ये आर्य समाज के जनक स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरुदेव, संबंध यहां से जुड़ता है। अब ध्यान आता है जो उन्होंने स्वयं लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, आप उनका जो अपने बारे में उन्होंने कुछ लेख लिखे, उन लेखों को पढ़ने के बाद बिल्कुल स्पष्ट होता है कि उस समय उनकी आयु 33 वर्ष के आसपास थी और 33 वर्ष की उस आयु में वो कहां थे? तो उनका जो उस समय का भ्रमण दिखाई देता है वो सारा का सारा कानपुर, बिठूर और आसपास दिखाई देता है। अब सवाल उठता है कि वो 33 वर्ष का युवक बिरजानंद सरस्वती द्वारा आशीर्वाद दिया हुआ वो आखिर यहां कैसे पहुंचता है? यद्यपि वो इसके बाद गए थे, लेकिन कुल मिलाकर के 1856 में ही बिरजानंद सरस्वती के संबंध में इस युवक को पूरी जानकारी हो गई थी, पूरी जानकारी हो गई थी। यद्यपि वो 1860 में मिले, यह अलग विषय है, लेकिन कुल मिलाकर के 33 वर्ष की आयु में कानपुर के आसपास रहना उनके गुरु का पूरी तरह से, उनके जो दीक्षा गुरु थे पूर्णानंद जी, वो भी क्रांतिकारी लोगों के संपर्क में थे और तमाम क्रांतिकारी उनसे जुड़े हुए थे। अब पूर्णानंद जी के इन सारे क्रांतिकारी वातावरण को जब हम खंगालते हैं तो हमें मिलता है कि 33 वर्ष की आयु में कानपुर के आसपास जो युवक, स्वाभाविक है कि 33 वर्ष की आयु में व्यक्ति के अंदर जो दिखाई देता है, जो आक्रोश होता है, उस आक्रोश का प्रकटीकरण ये निश्चित रूप से उस क्रांति से जुड़ा हुआ होगा, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। एक बात। दूसरी बात, 1857 की क्रांति से आपको मैंने बताया। अब पूरी क्रांति के दो पहलू दिखाई देते हैं। एक कांग्रेस का आंदोलन, 1885 में सर A.O. ह्यूम ने संस्था बनाई थी कांग्रेस, आप सब जानते हैं। उद्देश्य था कि अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में, यानी अंग्रेजी शासन और भारत के लोगों के बीच में जो असंतोष है, उस असंतोष में सेतु का काम करके इस असंतोष को रोकने का काम ये कांग्रेस करे। अब जरा एक बार उनके सत्याग्रह प्रकाश को उठा ले। सत्याग्रह प्रकाश 1875 में आया। 1875 में जो सत्याग्रह प्रकाश आया, पहला संस्करण, उसमें जो जंगली लकड़ी पर और नमक पर जो अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया था, उसकी कड़ी भर्त्सना की गई है। आप जरा देखेंगे। और वही बात, ठीक वही आंदोलन 1931 में कांग्रेस के द्वारा किया गया। कांग्रेस ने उसी का प्रस्ताव पास किया। कब? 1875 में बात जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कही, उस बात को 1931 में कांग्रेस ने आंदोलन का मुद्दा बनाया। और एक एक चीज अगर देखेंगे, चाहे गाय वाला मामला हो, गोहत्या से के विरोध में आंदोलन हो, चाहे वो जो अदालतों में जूते पहनकर जाने वाली बात हो, इन सब चीजों में आपको दिखाई पड़ेगा कि कहीं न कहीं दयानंद सरस्वती दिखाई देते हैं। आज भी अजमेर में
जो वस्त्र रखे हैं स्वामी दयानंद जी के, मैंने पढ़ा कहीं कि वो पूरी तरह से खादी के वस्त्र हैं। ये खादी तो बाद में आई, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने खादी पहन ली थी पहले ही। स्वदेशी का मूल मंत्र लेकर के वो खादी पहनी गई थी। कांग्रेस ने इसको आंदोलन को बाद में गति दी, और कांग्रेस में भी जो दो ग्रुप थे, दो समूह थे, एक गरम दल था, एक नरम दल था। आप आश्चर्य करेंगे कि जितने भी नाम आपको दिखाई देंगे वो सारे के सारे जो अग्रणी पंक्ति में खड़े हैं, वो सारे अग्रणी पंक्ति में जितने भी लोग थे वो सारे के सारे आपको यह आर्य समाज से कहीं न कहीं जुड़े हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह से जो सशस्त्र आंदोलन था या जो क्रांतिकारी थे, जो पूरी तरह से जुटे हुए थे देश को स्वतंत्र कराने में, अगर उनको भी देख लें, जैसे अभी कोई मुझे लगता है कि चर्चा करते हुए किसी ने कहा कि भगत सिंह जो है वो कहीं ना कहीं जुड़े थे, और भी नाम लिए उन्होंने। भगत सिंह का पूरा परिवार, उनके बाबा, बाकी सब लोग ये आर्य समाजी थे। और मैं जरा डिस्टर्ब हो रहा हूं क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। एक केवल एक जो है वो फोटो आता है, तो उसके कारण जो है वो मेरे को दिक्कत होती है। खैर, मैं अपनी बात कह दूं, अहिंसात्मक आंदोलन हो या सशस्त्र आंदोलन हो, दोनों में निश्चित रूप से यह आर्य समाज की भूमिका अग्रणी रही है, इसको देखा जा सकता है। आप अगर इन क्रांति जो सशस्त्र आंदोलन करने वाले लोग थे, इनके बारे में विचार करेंगे तो इनका कहीं न कहीं से सूत्र एक आपको लगेगा कि जो इंग्लैंड में सावरकर जी गए, महर्षि ने श्याम जी कृष्ण वर्मा को इंग्लैंड भेजा। ये बिल्कुल प्रमाण मिलते हैं कि श्याम कृष्ण जी वर्मा को भेजने वाले अगर कोई थे तो दयानंद सरस्वती जी थे। उन्होंने इंग्लैंड भेजा, वहां जाकर उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की, और इंडिया हाउस की स्थापना करने के बाद वही इंडिया हाउस यह क्रांतिकारियों का तीर्थ स्थल बना। विनायक दामोदर सावरकर इन्हीं की प्रेरणा से ये इंग्लैंड गए। जब अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा भुगत रहे थे, मैं अंडमान निकोबार एक बार गया था, मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि उन्हें कोठरी के अंदर कैद किया जाता था, कोलू में चलाया जाता था, लेकिन इसके बाद भी सत्यार्थ प्रकाश वो पढ़ाते थे। जितने भी वहां पर कैदी थे उनको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के बताते थे। और अंग्रेजों ने भी पहले तो दयानंद सरस्वती को मिलाने का प्रयत्न किया। मैं एक मैंने उनका संस्मरण पढ़ा, जो ड्यूक ऑफ आर्गाइल को पत्र लिखे गए, वहां से बहुत सारे, मैक्स मूलर ने भी पत्र लिखे, यहां वायसराय को पत्र लिखे गए, और क्या लिखे गए, उसमें लिखा गया कि एक व्यक्ति है जो हमारे बीच में रोड़ा बन रहा है, जो क्रांति की आग लगा रहा है पूरे देश के अंदर घूम घूम करके, और उस व्यक्ति को अगर अपने पक्ष में कर लिया जाए बाय हुक एंड क्रुक, अर्थात साम दाम दंड भेद, अगर इसके माध्यम से उसे अपने पक्ष में कर लिया जाए तो निश्चित रूप से परिणामकारी होगा, बहुत अच्छा होगा अंग्रेजी शासन के लिए। इसलिए
यहां को जब पत्र आया तो उनको खोजा गया। उस समय वो बरेली के प्रवास पर थे। बरेली में उसमें एक अंग्रेज कलेक्टर था, जिलाधिकारी था। तो सूचना दी गई उसको कि दयानंद सरस्वती से मिलकर के अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करिए। बाकायदा तय होकर के बिंदु तय हुए कि जिन चीजों का हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की जिन चीजों का विरोध कर रहे हैं दयानंद सरस्वती जी, किसी तरह उनको अगर अपने पक्ष में कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम होगा। कहते हैं कि जिलाधिकारी का समाचार आया कि आपसे मिलना चाहते हैं। पहले तो दयानंद जी ने कहा कि कभी भी मिल सकते हैं, कोई बात नहीं, सन्यासियों को किसी से मिलने से मनाही क्या। लेकिन नहीं, वो तो अकेले में मिलना चाहते हैं, एकांत में मिलना चाहते हैं। बोले एकांत तो प्रातःकाल 4 बजे होगा, मैं उठ जाता हूं जल्दी और उस समय कोई नहीं रहता, उसी समय मिलेंगे। जिलाधिकारी को 4 बजे का समय दे दिया गया। स्वाभाविक है, पहाड़ के पास होने के कारण बरेली में ठंडक बहुत रहती है। तो सवेरे 4 बजे वो गया। तो पहले तो देखते ही उसको एकदम चक्कर सा आया, क्योंकि देखा इतनी भीषण सर्दी में दयानंद जी केवल कोपीन लगाए हुए और व्यायाम में रहते पूरी तरह से। जिलाधिकारी के आने की सूचना दी गई। एक कुर्सी पहले से रख दी गई थी। कुर्सी पर दयानंद जी ने उसको बैठने का आदेश दिया और स्वयं एक पीपल के पेड़ के चारों ओर, यह जो जैसे पक्का चबूतरा बना दिया जाता है, वैसे ही नंगे बदन कोपीन लगाए हुए वो ऊंचे ऊपर बैठ गए और जिलाधिकारी सामने कुर्सी पर बैठ गए। बातचीत प्रारंभ हुई। योजना अनुसार जिलाधिकारी ने एक एक बिंदु ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, सरकार की तरफ से रखे कि हमारा आपका मत ये है, हमारा आपका मत ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है, और आप जो है किसी भी तरह से हमारे साथ हो जाइए और केवल इतना कर दीजिए। एक उसमें प्रश्न आया कि मूर्ति पूजा के आप विरोधी हो? बोले हाँ हैं हम विरोधी। बोले तो मूर्ति पूजा के विरोध है आपका, तो आप एक काम करिए। बोले क्या? कि आप अपने जो आपके साथ चलने वाले लोग हैं, आपके भक्त हैं, आपके शिष्य हैं, उनको आप कहिए कि वो हमारे साथ लग जाएं। हम अपने लोगों को उनके साथ लगा देंगे, साथ आवेश में अपनी मिलिट्री के लोग लगा देंगे, और जितनी भी मूर्तियां हैं देश भर में उनको एक साथ समाप्त कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं। कहते हैं कि इतना कहना था कि दयानंद सरस्वती एकदम से उस चबूतरे से कूदे, डंडा लेके खड़े हुए, बोले अगर तुम मेरे अतिथि नहीं होते तो मैं अभी तुम्हारा सिर भंजन कर देता। और अपने बिल्कुल आक्रोश के शब्द में उन्होंने कहा कि सुनो, मैं मूर्ति पूजा का विरोधी हूं, लेकिन उन मंदिरों में रखी हुई मूर्तियों का विरोधी नहीं हूं, क्योंकि वो मूर्तियां जो रखी हुई हैं वो हमारे पूर्वजों की मूर्तियां हैं। उनकी तरफ एक भी आंख उठेगी वो आंख फोड़ दी जाएगी, जो हाथ उठेगा वो हाथ काट दिया जाएगा। ये है क्रांतिकारी स्वर। और इसके बाद जिस तरह से उनकी हत्या की गई, इसी घटना के बाद उन्हें जहर दिया गया। जहर देने के बाद भी आप देखिए कि जो वैद्य उनकी चिकित्सा के लिए लगाया गया, वो वैद्य कौन था? वो एक समाज से था। आप सब जानते हैं वो मुस्लिम था। और उस समय आप अगर याद करेंगे तो बाद में भी आपको दिखाई देगा कि श्रद्धानंद जी की मृत्यु जिस तरह की गई, उस मृत्यु को ध्यान करिए। श्रद्धानंद जी की मृत्यु बापू ने भी विरोध किया था, यद्यपि बापू को ये जो महात्मा का शब्द दिया था ये स्वामी श्रद्धानंद जी ने दिया था। और वो श्रद्धानंद जिन्होंने पूरे देश के अंदर एक आंदोलन जैसा खड़ा कर दिया था, वो धर्मांतरण कर रहे थे,
धर्मांतरित लोगों को वापस ला रहे थे और पूरे देश के अंदर इन सब आर्य समाजियों ने मिलकर अंग्रेजी जो शिक्षा तय हुई थी, आप सब जानते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने भारत की गुरुकुल शिक्षा पद्धति को समाप्त करके जो कॉन्वेंट एजुकेशन का बीज बोया, उसका उद्देश्य था कि भारत की सांस्कृतिक चेतना रूपी रीढ़ को पूरी तरह तोड़ना। 28 दिन का उसका भाषण ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुआ, हम सब जानते हैं। उसका अभिनंदन किया गया वहां पर, और उसका अभिनंदन वहां के सांसदों ने किया, और उसके बारे में जो भाषण दिया वो कहा कि जो ब्रिटिश सरकार नहीं कर पा रही थी वो किसने किया? अकेले एक व्यक्ति ने, लॉर्ड मैकाले ने करके दिखा दिया। अब आप कल्पना करिए कि जिसका अभिनंदन इस बात के लिए किया गया, उसने कहा कि मैं भारत के कोने कोने में घूमा हूं, पूरे भारत के चारों ओर गया हूं, मुझे एक व्यक्ति भी चोर नहीं मिला, एक भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं मिला, एक भी व्यक्ति लंपट नहीं मिला। पूरे स्त्री से युक्त लोग मिले हैं, संपन्न लोग मिले हैं, समृद्ध लोग मिले हैं। अगर भारत को गुलाम रखना है तो इनकी आत्मा को मारना पड़ेगा, इनकी आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक चेतना रूपी रीढ़ को तोड़ना पड़ेगा। बिना इसको तोड़े आप अगर चाहें कि लंबे समय तक आप राज्य कर सकें, नहीं कर सकेंगे। और इसलिए इस रीढ़ को तोड़ने के लिए इस देश की गुरुकुल शिक्षा पद्धति को पूरी तरह समाप्त करवाना। उसने जो षड्यंत्र प्रारंभ किया था, अंग्रेजी पढ़ने वालों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी, किसी को नहीं, यह आदेश हुआ। कॉन्वेंट स्कूल खोले गए, पहले कलकत्ता में शुरू हुआ, फिर पूरे देश में शुरू हुए। रौंद दिए गई भारतीय शिक्षा पद्धति को, उसको पुनर्जीवित करने का काम आर्य समाजियों के द्वारा हुआ। आप देखेंगे ना, जहां भी आप देखेंगे गुरुकुल कांगड़ी जो आज खड़ा हुआ है, ये गुरुकुल कांगड़ी केंद्र हुआ करता उस समय। ये गुरुकुल कांगड़ी गुरुकुल पद्धति पर खोला गया, और कितने सनातन धर्म वैदिक कॉलेज पूरे देश के अंदर खोले गए, इंटर कॉलेज भी, और जहां पर सनातन शिक्षा दी जाती थी। अंग्रेजों ने उनको भी बंद करने की कोशिश की। यह आर्य समाजियों का काम था, जो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम कर रहा है विद्या भारती के माध्यम से, शिशु मंदिरों के माध्यम से। वही काम उस समय निर्माण का बड़ा काम, सृजन का बड़ा काम, क्रांतिकारी कदमों का बड़ा काम अगर किसी ने किया तो आर्य समाजियों ने किया। ये जरूर एक गलती हुई। गलती ये हुई कि उन्होंने कांग्रेस के साथ ले लिया। उन्हें ये नहीं मालूम था इसके बीच में एक षड्यंत्र है बहुत बड़ा। 1800, अब एक प्रश्न उठता है कि जून 1948, जी जून 1948 अंग्रेजों ने तय की थी स्वतंत्रता देने के लिए, लेकिन ये 1947 में क्यों होगी? उसके पीछे क्या कारण है, या आप पर छोड़ता हूं, पढ़ लीजिएगा। 14 अगस्त 1947 की रात को नेहरू ने जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, कभी उनको जानने की कोशिश करिएगा, वो काला पृष्ठ है भारत के लिए। और मैं नहीं कहता ये बात, आप जरा और पढ़ लीजिएगा। महात्मा गांधी ने, स्वयं महात्मा गांधी उस समय नोआखाली में थे, उन्होंने इसका विरोध किया था, और एक प्रेस की थी। उस प्रेस में नोआखाली में उन्होंने कहा था कि जो तथाकथित स्वतंत्रता की बात की जा रही है, वो स्वतंत्रता नहीं बल्कि एक षड्यंत्र है, जो सत्ता लोगों ने बिना मुझे बताए किया है, मैं इसको नहीं मानता। आचार्य कृपलानी, विनोबा भावे और महात्मा गांधी, तथाकथित स्वतंत्रता के जितने भी कार्यक्रम हुए उनमें उनको बुलाया गया, लोग गए बुलाने के लिए, नोआखाली गए। इन तीनों ने जाने से इनकार कर दिया। क्यों जाने से इनकार कर दिया? यदि पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने इसको षड्यंत्र कहा था। अगर ये ना हुआ होता, आर्य समाज
अपना आंदोलन जिस तरह से अलग से कर रही थी, जिस तरह से क्रांतिकारियों को गढ़ रही थी, जिस तरह से क्रांति के स्वर बजा रही थी, जिस तरह से लोगों ने बलिदान किया श्रद्धानंद जी को, इसीलिए केवल हत्या की गई, दयानंद सरस्वती जी की भी हत्या की गई। और हत्या क्यों की गई? और फिर बाद में जीवित भी हो सकते थे वो, लेकिन उनको जीवित रहने नहीं दिया गया। ये अंग्रेजों और एक वर्ग की मिली भगत ने ये स्वामी दयानंद सरस्वती का बलिदान किया है। और इसको मैं दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं कि उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि अगर ये दो वर्ग आपस में मिलने गए होते तो भारत का यह विभाजन नहीं होता। ये उसी समय के बीज है जो बाद तक फलीभूत हुए। भारत को क्या मिला? मैं पूछना चाहता हूं आज एक वर्ग से कि भारत को मिला क्या? भारत को आप कहते हैं आजादी मिली। अरे भारत को आजादी नहीं मिली, भारत को बर्बादी मिली। बर्बादी क्यों मिली? बर्बादी इसलिए मिली कि हम उस षड्यंत्र को समझ नहीं पाए। और मैं बड़े विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि आर्य समाज के क्रांतिकारियों को भी इतना दुख हुआ था जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो पढ़ने को मिलता है। इसीलिए आप जानते हो कि जो गुरुकुल है कांगड़ी वाला, उसमें जिस तरह का काम हुआ, जिस तरह से उसमें छापे पड़े, किसने डलवाए, कैसे पड़े, और बाद में आप देखिए कई क्रांतिकारियों का तो स्वयं महात्मा गांधी का खर्चा जो है वो गुरुकुल कांगड़ी उठाती थी। गुरुकुल कांगड़ी पैसा देती थी महात्मा गांधी को। लेकिन उसी महात्मा गांधी ने श्रद्धानंद जी की शहादत को शहादत नहीं माना और उसको दबाने का काम किया। उन्होंने कहा कि अगर ये सबके पास जाएगा कि उसने हत्या की है तो इसका बड़ा प्रभाव गलत होगा। कुल मिलाकर के परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि देश 3 भागों में बटा। देखिए बांग्लादेश अलग हो गया, आज भले ही वो बाद में अलग हुआ हो, लेकिन पाकिस्तान के नाम पर एक अलग हुआ। अरे भारतवर्ष तो पहले ही भारत था। हाँ ये जरूर हुआ कि जो जनसंख्या के आधार पर जो तय हुआ था अदला बदली का, वो भी नहीं होने दिया गया। विषय है, आप कहेंगे इस विषय की क्या आवश्यकता है? हाँ विषय की आवश्यकता है। आर्य समाज के लोगों द्वारा किए गए बलिदान क्या कारत नहीं गए? भारत अगर पूरा स्वतंत्र होता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी आर्य समाज से जुड़े हुए थे। अरे किनके नाम लूं? जिनके भी नाम लिए जाएंगे। अब वीर सावरकर पूरी तरह से दयानंद जी से बहुत प्रभावित थे, उनसे जुड़े हुए थे। वीर सावरकर गए इंग्लैंड, आप मालूम है वीर सावरकर का ही शिष्य थे मदन लाल ढींगरा। जिन मदन लाल ढींगरा ने जनरल डायर के सीने में गोलियां उसके घर में बैठ करके दागी थी, छलनी कर दिया था, वो मदन लाल ढींगरा ये वीर सावरकर का शिष्य था। और वीर सावरकर दयानंद सरस्वती के शिष्य थे। आप कल्पना करिए, राजा महेंद्र प्रताप, हरिचंद स्वामी जिनका नाम श्रद्धानंद, मैंने आपको बताया, श्रद्धानंद के जो पुत्र थे हरिचंद स्वामी, ऐसे अनेक, लाला हंसराज के पुत्र बलराज, भाई बाल मुकुंद, मोहनलाल पाठक, राजस्थान के प्रताप सिंह, जगत राम हरियाणवी, ये तमाम नाम आप गिना सकते हैं। वैसे तो जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं में आपको जो दिखाई देंगे, जिन्होंने अपने सिर पर लाठियां खाई, वो सारे के सारे आर्य समाजी थे मेरे मित्रों, सारे के सारे आर्य समाजी थे। आर्य समाजी ना होते तो कांग्रेसी नहीं होती, या आंदोलन भी नहीं होता। ये संपूर्ण आंदोलन, चाहे वो कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद और इन सब का क्रांतिकारी आंदोलन हो, इन दोनों के पीछे अगर पृष्ठभूमि में कोई खड़ा दिखाई देता है तो ये आर्य समाज के क्रांतिकारी दिखाई देते हैं, वो ऋषि दिखाई देते हैं जो भारत को संपूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहते थे
और वही काम कर रहे थे। मैंने कहा ना, बिरजानंद सरस्वती से प्रारंभ हुआ काम, ये सारा अगर दिखाई देगा तो ये सब कुछ ये आर्य समाजियों का काम है। अमर हुतात्मा बिस्मिल, रोशन सिंह, विष्णु सरद, ये महर्षि के अमर शिष्य थे, अनन्य शिष्य थे। आपको आश्चर्य होगा कि बिस्मिल तो सत्यार्थ प्रकाश को अपने पास रखते थे सदैव रामायण की तरह बांधकर। यह आश्चर्य की बात है। स्वामी सोमदेव जिनके पास गए थे, आप जानते हो, यही ये भिंड जिले के बिल्कुल किनारे एक कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन बरेली में जाकर वो इसे शाहजहांपुर में जाकर के, शाहजहांपुर में वो भेंट होती है उनकी और वहां रहने लगते हैं वो साथ में सोमदेव जी के साथ। सोमदेव जी आर्य समाजी थे, उन्हीं के साथ रह करके पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बन गए, क्योंकि वो वहां हवन कराते थे। उस समय हवन का बड़ा चलन था आर्य समाज में, तो हवन कराते थे। वो हवन कराते कराते वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो गए। उनकी अगर कविताएं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये दीक्षा वहीं उनको मिली थी, आर्य समाज से ही दीक्षा उन्होंने ली थी। भगत सिंह का जो आर्य समाज से प्रेरणा प्राप्त करने की माने वीर भगत सिंह के दल में तो आर्य समाज से प्रेरणा प्राप्त करने वालों की संख्या और अधिक प्रकट होती है। भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह कट्टर आर्य समाजी थे, नित्य हवन करते थे, आर्य समाज के उपदेशक भी थे। भगत सिंह के पिता किशन सिंह भी आर्य समाजी थे। चाचा अचिंत्य राम वो भी आर्य समाजी थे। कमीशन के सामने जो आर्य समाज के सदस्य थे अचिंत्य राम जी, उन्होंने गवाही देते हुए कोर्ट में कहा था कि मैं अगर सुखदेव की आर्य समाजी पद्धति से अगर अंत्येष्टि करता तो मुझे आत्मिक सुख मिलता। इन्हीं के दल में थे धनवंतरी, काशीराम, लेखराम, ये सब प्रखर आर्य समाजी थे। 1942 की क्रांति में भी लगभग सभी आर्य समाजी दिखाई पड़ेंगे। मैंने कहा लॉर्ड मैकाले को समाप्त करने का प्रयत्न, भारत माता के लाडले पैदा करने का प्रयत्न, ये आर्य समाज के सारे ऋषियों ने किया है। मैं ये कहूं कि 1857 से लेकर और भारत स्वतंत्र होने तक जो भी आंदोलन दिखाई देता है आपको, चाहे वो सशस्त्र आंदोलन हो, चाहे वो सत्याग्रह आंदोलन हो, इन दोनों आंदोलनों में अगर कोई पीछे से खड़ा दिखाई देता है, इनको करते हुए कोई दिखाई देता है, तो ये केवल आर्य समाज की भूमिका है। ये कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और आर्य समाज के सभी उन मनुष्यों को नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, हाँ ये जरूर है कि आज बड़ा कष्ट होता है। आज आर्य समाज की संपत्तियों का ही झगड़ा है। अनेक कोर्ट केस चल रहे हैं, अनेक कोर्ट केस चल रहे हैं। कहीं न कहीं तो गड़बड़ हुई है, कहीं न कहीं तो अवसरवादी लोगों का जमावड़ा हुआ है। जो भी आर्य समाजी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी परिवर्तन बिना संकल्प के नहीं होता। एक बार तो संकल्प करना पड़ेगा। मैं स्वयं देखता हूं कि सारे विद्यालयों पर असामाजिक तत्वों का कब्जा हो गया है। ये संस्थाएं उन ऋषियों ने क्या सोचकर बनाई थी। कुछ बची हैं जो बहुत अच्छा काम, जैसे कानपुर की जो हैं वो अच्छे लोगों के हाथ में गई, तो कानपुर की जो संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन बाकी स्थानों की जब आप पूरा विहंगम दृष्टि डालेंगे तो इस देश की क्रांति में जिन शिक्षण संस्थाओं का बहुत बड़ा हाथ था, वो शिक्षण संस्थाएं आज
स्वार्थी लोगों के हाथों में चली। कहीं न कहीं हमारी योजकता में कमी रही। सभी आर्य समाजियों से मैं निवेदन करता हूं, इसका एक चिंतन करें, चिंतन करके कोई ऐसी स्थिति पैदा करें ताकि जिस उद्देश्य को लेकर श्रद्धानंद जी ने बलिदान दिया और ये सारी संस्थाओं का गठन किया, या स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो ये इनको जो आशीर्वाद दिया, उनकी उन इच्छाओं को क्या हम आज पूरा कर पा रहे हैं? निश्चित रूप से उत्तर मिलेगा नहीं। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्यों विज्ञापन छपवाने पड़ रहे हैं कि आर्य समाज में इस तरह का नहीं, इस तरह का है, इस तरह का है? ये क्यों हो रहा है? आइए, बहुत अच्छा विषय रखा हमारे शिक्षक, मेरे छोटे भाई लखनलाल आर्य जी ने। मैं उनको बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। यद्यप मैं आज डिस्टर्ब हूं बहुत ज्यादा, और डिस्टर्ब इसलिए हूं कि मेरे सामने केवल एक स्क्रीन आ रही है जिसमें शिक्षक रतनलाल जी और अपने लखनलाल जी आर्य दिखाई देते हैं, अकेले बैठे हुए, बाकी लोग नहीं दिखाई दे रहे। मैं ऐसे समय जब तक मुझे लोग नहीं दिखते तब तक मैं बहुत अच्छा बोल नहीं पाता, क्योंकि मेरा अंदर से उठता ही तब है जब हम देखते हैं कि सामने लोग हैं। लेकिन फिर भी मैंने प्रयत्न किया है विषय को रखने का, जो भी रख पाया हूं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और आप सबसे निवेदन करता हूं कि जो बातें मैंने कही हैं उन पर एक बार विचार जरूर करें। और आर्य समाज, ये देश कभी ऋण चुकता नहीं कर सकता। आर्य समाज का कभी देश ऋण चुकता नहीं कर सकता। ये जरूर है कि आज जो स्वरूप दिखाई देता है उसमें हमारी श्रद्धाएं डगमगाती है, लेकिन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इस देश में योगदान है, जो हिंदू महासभा का योगदान दिखाई देगा, आर्य समाज का किसी भी हालत में उससे कमतर योगदान उस समय का नहीं है। ये कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।